489F चेक मैटर में अक्सर ये चीज देखने में आती है कि प्रोसिक्यूशन, पुलिस और मुखालिफ वकील ये कहता है कि जी चेक एडमिटेड है, अमाउंट एडमिटेड है, सिग्नेचर एडमिटेड है, मुलजम ने फ्रॉड किया, धोखाधड़ी से, बैड इंटेंशन से, मेलाफाइडी चेक जारी किया जो कि डिसऑन हो गया। जबकि मुलजम अक्यूज ये कहता है कि चेक मैंने जारी इसको नहीं किया था, किसी और को किया था, ये अमाउंट मैंने नहीं लिखी, ये साइन मेरे नहीं है, या फिर इसी को चेक दिया था बट इतनी अमाउंट की एवज नहीं दिया था जो इसने चेक पे लिख दी। इसके बावजूद आपकी बेल रिजेक्ट होती है और अदालत उसको एडमिटेड कहती है। क्यों एडमिटेड कहती है, व्हाई? और ऐसे कौन से काम है जो आपको करने चाहिए इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ट्रायल कोर्ट में, और आप नहीं करते कानूनी आगाही ना होने की वजह से। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल टॉपिक है आज हमारा। अक्सर ये चीज मैंने नोटिस की है कि किसी कोर्ट में गए हैं किसी केस के सिलसिले में, तो किसी चेक मामले के अंदर मुखालफ वकील मदई का प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूटर, पुलिस ये कहती है कि जी चेक एडमिटेड है, साइन एडमिटेड है, सिग्नेचर एडमिटेड है, मुलजम ने मेलाफाइडी चेक जारी किया जो डिसऑन हुआ, और मुलजम पिटता रहता है, रोता रहता है कि ये चेक जारी मैंने नहीं किया था, या इसको नहीं किया था, या साइन मेरे नहीं, या अमाउंट मैंने नहीं लिखी, लेकिन फिर भी चेक एडमिटेड वर्ड की डेफिनेशन में फॉल करता है। जो बेल कोर्ट है वो अपने ऑर्डर में भी ये लिखती है कि चेक इज एडमिटेड। क्या वजह है, क्यों एडमिटेड, जबकि आप कह रहे हैं कि नहीं ये एडमिटेड मेरा, मैं नहीं मानता इसको। वजह क्या है कि हमें यह लगता है कि ट्रायल कोर्ट इज अ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन। दैट इज रॉन्ग। सिर्फ टेंटेटिव असेसमेंट कर रही है, डीपर एप्रिसिएशन या डीपर ऑब्जर्वेशन नहीं करनी। डीपर ऑब्जर्वेशन या डीपर असेसमेंट जो है वो आपकी ट्रायल कोर्ट ने करनी है, बेल कोर्ट ने नहीं। बेल कोर्ट ने जस्ट टेंटेटिव असेसमेंट करनी है, सरसरी चीजों को देखना है। अब गलती क्या की, गलती यह की कि हमने तफ्तीशी को कहा भी कि चेक मेरा नहीं, या मैंने इसको नहीं दिया, या अमाउंट मेरी नहीं, या सिग्नेचर मेरे नहीं, लेकिन हमने उसको रिटर्न फॉर्म में नहीं दिया। या फिर तफ्तीशी को हमने कहा ऑरली और तफ्तीशी ने उसको अपनी मिसल का हिस्सा नहीं बनाया और हमने उस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया। हमने ट्रायल कोर्ट से रजू नहीं किया, जबकि आपकी अल्टीमेट जो पावर है आपके केस में वो ट्रायल कोर्ट के पास है। तो अगर तफ्तीशी आपकी उस बयान को हिस्सा नहीं बनाता, आप रिटर्न एप्लीकेशन तफ्तीशी को नहीं देते, तो रिटर्न एप्लीकेशन अपनी कंसर्न ट्रायल कोर्ट में दें कि इस चेक पर अमाउंट मैंने ये नहीं लिखी थी, इस चेक पर साइन मेरे नहीं है, अमाउंट मैंने नहीं लिखी, ये चेक मैंने इसको नहीं दिया था, किसी और को दिया था, ये चेक इतने पैसों की एवज नहीं दिया था जिस पर इतने ये अमाउंट भर ली है, तो देन आपका जो चेक है वो एडमिटेड चेक के अंदर फॉल नहीं करेगा। और यही चीज, यही थ्योरी बिल्डिंग आपको आगे चल के ट्रायल में मदद फराहम करेगी। हम अपनी बहुत सारी चीजों में हमें यह लगता है कि जी हम जिस कोर्ट में खड़े हैं तमाम रिलीफ इसी कोर्ट ने देना है, ऐसा नहीं होता। अब लॉज बदल चुके हैं, नई जजमेंट्स आ गए, नए लॉज आ गए, फाइनेंस क्राइम बहुत ज्यादा अपडेटेड हो चुका है। अब हम इसको वही एक पुराना पैटर्न घिसा पीटा उसके मुताबिक लेकर नहीं चल सकते। हमें मॉडर्न जदीद तकाजों के मुताबिक ही ट्रायल और केस को कंडक्ट करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमें सजाएं ना हो। क्योंकि फाइनेंस क्राइम में और ये जितने भी क्रिमिनल क्राइम्स हैं इनके अंदर सजाओं की रेशियो अब बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन सजाएं अदालतें दे रही हैं। क्यों? क्योंकि हम वही एक सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। सेम मामले के अंदर बेल में चलेगी, बेल नहीं मिली हाई कोर्ट में चलेगी, उसके बाद ट्रायल में आ गए, क्रॉस कर लिया। इसके अलावा हम किसी चीज की फ्रॉन्जी करवाना, सीडीआर लेना, एप्लीकेशन देना, किसी चीज को झूठा डिक्लेयर करना, कंसर्न कोर्ट से रजू करना, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्त वकला को यह कहता हूं कि जितनी भी कानून में रेडरेसल मौजूद है तमाम की तमाम अडॉप्ट करें। क्या जाता है आपका, फ्रॉन्जिक में एप्लीकेशन दें, मजिस्ट्रियल कोर्ट्स के अंदर सीडीआर के लिए एप्लीकेशन दें, कॉल डिटेल रिकॉर्ड के लिए एप्लीकेशन दे, आपके मैसेजेस हैं उनकी फ्रॉन्जी के लिए एप्लीकेशन दे, ओरिजिनल मोबाइल पकड़ाएं। जो चीज लॉ में आपको राइट ऑफ डिफेंस देती है, जो चीज लॉ आपको अक्यूज के राइट के तौर के ऊपर देता है, उन तमाम चीजों को अडॉप्ट करें। किसी का कम फायदा है, किसी का ज्यादा है, किसी का नहीं होगा, बट एटलीस्ट आप अपर कोर्ट में अगर सजा होती है तो ट्रायल कोर्ट में ये कह तो सकते हैं कि हमने ये फॉर्म भी अडॉप्ट किया था, हमने वो फॉर्म भी अडॉप्ट किया था, हमने यहां पर भी इसको चैलेंज किया है। अगर आप चैलेंज नहीं करते चेक को, फाइनेंस क्राइम को या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, तो ट्रायल कोर्ट की जो हतमी फाइंडिंग होगी, जो कंक्लूजन ऑफ फाइंडिंग होगा, वो ये कि जी मुलजम ने कहीं पर चैलेंज नहीं किया, लिहाजा मुलजम ने इस चेक को एडमिटेड किया हुआ था, तो इसी ग्राउंड पर बेलें तो आपकी खारिज होंगी ही, ट्रायल में सजा भी हो जाएगी। लिहाजा अपने वकील के साथ मिलके सोच समझ कर चीजों को लेकर चलें, डीपर ऑब्जर्वेशन के साथ, डिटेल फाइंडिंग के साथ, एक एक चीज को देख के फिर एक थ्योरी खड़ी करें और उसी थ्योरी के ऊपर फिर अपना तमाम आगे का जो ट्रायल है उसको लेकर चले, अपने केस को लेकर चले।
अगर तफ्तीशी आपकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाता, डजंट मैटर, जो मुतलका आपकी ट्रायल कोर्ट है, मजिस्ट्रियल कोर्ट है, वहां पर एप्लीकेशन दें, अपना जो मुकदमा नंबर है उसको अटैच करके कि जी मेरे इस चेक के अंदर ये तहफ्फुज़ात हैं, ये चेक पर अमाउंट मेरी नहीं, साइन मेरे नहीं, सिग्नेचर मेरे नहीं, ये चेक मैंने इसको नहीं दिया था, किसी और को दिया था, या इतने पैसों की एवज नहीं दिया था, या व्हाट्सएवर जो भी आपके तहफ्फुज़ात हैं, ये चेक मैंने गारंटी पर्पज में दिया था, सिक्योरिटी पर्पज में दिया था, व्हाटएवर, उस एप्लीकेशन को ट्रायल कोर्ट के अंदर देकर अपने केस को परसू करें। और साथ में उस एप्लीकेशन को फिर आपका जो मजिस्ट्रियल कोर्ट है वो डायरेक्शन देगा आयोग को कि इस चीजों को भी अपनी मिसल का, तफ्तीश का, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाओ, फिर उस रिकॉर्ड के ऊपर अपनी बेल में बहस करें। ये चीजें आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी। मजीद आपने अपने फाइनेंस क्राइम की थ्योरी बिल्डिंग कैसे करनी है, इसके ऊपर मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, मजीद फर्दर वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी। स्टे कनेक्टेड। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। वस्सलाम।